दोस्तों एनसीईआरटी विथ अमित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के लिए एकदम वीवीआई टॉपिक आज लेकर आए हैं, जो क्या है जलवायु, जो क्लाइमेट। जो आपको बीपीएससी में 1 से 2 नंबर, यहाँ से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पक्का 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये आपको पीटी प्लस मेंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जलवायु, जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए जलवायु काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज हम लोग जलवायु चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हुए हैं जाके मेरे चैनल पर बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों 1 बाय 1 लाइन आपको बताया गया है, और वहाँ से 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको आराम से 5-7 नंबर तक आराम से आपको बढ़ जाएंगे बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी अब डेप्थ जाते जा रहा है, इसलिए अब डेप्थ पढ़ना जरूरी है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं जलवायु। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल का वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कौन सा संस्था के और पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं जलवायु। पहले इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। इसका पहले देख लेते हैं सामान्य परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो भारत में मानसूनी प्रकार का जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा का ऋतुवत, यानी कि मौसम के अनुसार प्रत्यावर्तन। समझ गए क्या होता है? तो हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि भारत कैसा है, मानसूनी प्रकार का जलवायु है। एगो ये फैक्ट हो गया। इसकी उत्पत्ति क्या है, अरबी शब्द से हुआ है, जो कि इसका क्या है मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पवन की दिशा का ऋतुवत मौसम अनुसार। ठीक है, भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं की दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ बदल जाती है। इसी कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। क्या है, भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी जाती है। देखिए दोस्तों, इसका देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र में कैसा जलवायु है। तो रेड वाला जो है क्या है, ये रेड वाला जो आपको रेड वाला जो है क्या है, हॉट डे के अंतर्गत आता है, जो आपको राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद क्या हो गया, वार्म हो गया, जो थोड़ा सा येलो वाला है, ये सब क्या है, तो ये सब वार्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके आता है कंपोजिट, जो आपको येलो वाला जो है कंपोजिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको टेम्परेट, जो आपको थोड़ा सा मात्रा मिलेगा, कहीं कहीं देख लीजिए आप लोग, जो एकदम 9 के बराबर है आपको। उससे कोल्ड, आपको ये वाला पूरा जो है आपको हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब आपको कोल्ड एरिया मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या है आपको बर्फ़ एरिया है, ये सब देख लीजिए। नोट, एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था दशा को मौसम कहते हैं, जबकि विस्तृत क्षेत्र एवं लंबी समयावधि 30 से 35 वर्ष के मौसम की अवस्था को विविधताओं के कुल योग को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, समझिए जलवायु क्या होता है। भारतीय मानसून, तो भारत का जलवायु उष्ण मानसूनी प्रकार का है, किंतु ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत के उत्तरी भाग को कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है शीतोष्ण कटिबंध में, तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण परिवर्तन से है। ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से सूर्य का उत्तरायण होना आरंभ होता है। सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का भी उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है।
इसका इसके प्रभाव से पश्चिम जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान की अधिकता से निम्न वायु दाब का विकास होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में विस्थापन के पश्चात भारत के पूर्वी जेट प्रवाह का विकास होता है। इसकी स्थिति लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऋतु अनुसार बदलती रहती है। इसे ही भारतीय मानसून का प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायु दाब का विकास होता है। इसी उच्च वायु दाब के केंद्र के दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है। तो आपको हिंद महासागर में जो मेडागास्कर द्वीप है उसमें क्या होता है, उसके समीप उच्च वायु दाब का विकास होता है। ठीक है, इसी उच्च वायु दाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून का विकास होता है। ठीक है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो विषुवत के स्थित अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती है। जुलाई के महीने में ITCZ यानी कि 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा मैदान में स्थित हो जाती है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत का तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहन करता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायु दाब के विकास से प्रोत्साहन करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसक दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियालिस बल्ब के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूरब की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून में बदल जाता है और उत्तर पूर्व की ओर जाता है। यही उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्व मानसून है। ठीक है, मानसून को समझना, यहाँ पर मानसून समझिए क्या इसका बिहेवियर है, किस तरह से मानसून की उत्पत्ति होता है, किस तरह से मानसून कौन सा स्टेट पे पहुँचता है, ये बात समझाने की बात कर रहा है। तो मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल, महासागर तथा ऊपरी वायुमंडल के एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन जो कि 12 डिग्री 30 मिनट से 131 डिग्री पूरब के बीच पाए जाते हैं वाले वायुमंडल के अंतर माप को मानसूनी की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 16 कारक मापदंडों के आधार पर मानसून में संभावित व्यवहार के बारे में लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, पूर्वानुमान लगाता है।
भारत में मानसून का आगमन। तो भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा मौसमी होती है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून हवाएं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तक पहुंच जाती है। सर्वप्रथम मानसून हवाएं तट केरल के तट से टकराती है। यार इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कहाँ से केरल तट से टकराती है, ठीक है, कहाँ से? केरल की तट से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले मानसून कहाँ है? केरल की तट से टकराती है, ठीक है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं की संज्ञा दी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में होने वाली वर्षा मुख्यतः भू आकृतियों यानी उच्चावच द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पवनामुखी ढाल पर लगभग 250 सेंटीमीटर तो वर्षा होती है। इसी प्रकार पूर्वी भारत में पहाड़ियों के विशेष स्थिति के कारण ही पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होती है, ठीक है। पहाड़ियों अत्यधिक होने का, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होगा वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है जहाँ पे पहाड़ की संख्या बहुत ज़्यादा होता है वहाँ क्या होता है, बादलों जो है ये सब बीच में फंस जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे सारा वर्षा यहीं पे हो जाते हैं, ठीक है। यही कारण है कि मानसून में मेघालय में चिरापुंजी में पहाड़ी इलाका बहुत है और सारा बादल यहीं पे फंस जाते हैं, जिसके कारण बारिश बहुत अत्यधिक होती है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में वर्षा का अनुपात पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 3% वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात से 10% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मेरा मेन बारिश हम लोगों का भारत में किससे होता है? तो ये दक्षिण में लगभग 74% बारिश इसी से हो जाती है, ठीक है। और प्रतिवर्ती मानसून वर्षा से लगभग 13%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि पश्चिमी विक्षोभ से कितना प्रतिशत? 3%। क्योंकि अब क्वेश्चन डीप जाते रहा है बीपीएससी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कितना वर्षा होता है, दे दे 74%, 80%, 75%। तो याद रहेगा, डायरेक्ट बन जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं पता रहेगा तो ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया। हार्ड होता नहीं है कुछ दोस्तों, बस आपको कंटेंट को पढ़ना है और वो कंटेंट आपको मालूम रहेगा तो आपके लिए सब इजी है। और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इजी भी क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए 74% क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी विक्षोभ 3%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात से 10% होता है। प्रतिवर्ती मानसून से कितना? 13% होता है, ठीक है। समुद्र से दूरी के साथ साथ मानसूनी वर्षा घटती है। यही कारण है कि भारत में मौसमी वर्षा होता है। कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, तो पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 176 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर। तो कहने का तात्पर्य है कि समुद्र के जो जितना पास होगा वहाँ पे बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, और समुद्र से जैसे जैसे हम दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे बारिश होने की संभावना घटती जाएगी। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि बारिश की सबसे ज़्यादा संभावना है किसका? तो समुद्री एरिया में ज़्यादा होगा कि समुद्र से दूर जाने में ज़्यादा होगा। समझ गए हैं ये फैक्ट्स है। कोलकाता पास में है, देखिए समुद्र के ही पास में है, तो 119 हो रहा है। पटना उससे दूर है, 105 है। इलाहाबाद में 9 के बराबर है। ये दिल्ली में तो है ये नहीं है, तो देखिए 56। बस यमुना नदी उदी कुछ आपको एन से आ जाता है, बंगाल खाड़ी से उठ के तभी होता है, तो होने का सवाल ही नहीं था बारिश। भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानसूनी वर्षा पर आर्थिक निर्भर रहती है। इसलिए जब वर्षा सामान्य वर्षा से पहले समाप्त हो जाती है तो खरीफ फसलों को नुकसान होती है। साथ ही शीतकालीन फसलों को बुआई भी कठिनाई आ जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल। भारतीय मानसून को उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो मानसून को उत्पत्ति संबंधी अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत का विवरण है, जैसे तापीय सिद्धांत अथवा चिरस्मत विचारधारा। यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए सिद्धांत को बहुत अच्छे से
आप लोग कवर कीजिएगा। इस सिद्धांत को एमंड हैली ने 1656 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीप एवं महासागरों के उष्मन में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न विरोधाभास परिणाम है। ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायु दाब केंद्र का विकास हो जाता है तथा तापीय विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। इसके कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें निम्न वायु दाब केंद्र की ओर खींची चली जाती है और जब यह हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हो तो कोरियालिस बलों के प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ठीक है, कौन? कोरियालिस बल के कारण इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाती है। चूंकि यह पवनें समुद्र में लंबी दूरी तय कर आती है, अतः अपने साथ आर्द्रता भी पर्याप्त मात्रा में लाती है, जिसके कारण ही इसे द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म काल के विपरीत शीतकाल में जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है तो एशिया का स्थलीय भाग महासागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिस कारण से स्थल पर उच्च वायु दाब केंद्र का निर्मित हो जाता है। दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्र में निम्न वायु दाब केंद्र विकसित हो जाता है। फलतः हवाएं स्थल से महासागर की ओर बहने लगती है। स्थल से आने के कारण इन हवाओं में आर्द्रता की कमी होती है, जिसके कारण वर्षा के अभाव पाया जाता है। लेकिन कोरियालिस बल के कारण जब यह हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़कर बंगाल के खाड़ी में प्रवेश करती है तो वहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर, जिसके कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, ठीक याद रखिएगा, पर वर्षा होती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्व मानसून कहाँ बारिश होती है? तो कोरोमंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आलोचकों के अनुसार कुछ आलोचनात्मक बात भी है कि यह मानसून एक सरलीकृत व्याख्या है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जबकि मानसून के आगमन में अनिश्चितता का विद्यमान रहती है। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवनें सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? फलोन। इनके अनुसार मानसून पछुआ पवनें सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी हस्तांतरण है। ठीक है, हस्तांतरण है। देख लीजिए इसका डायग्राम आप लोग दोस्तों। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में तापीय विषुवत रेखा के उत्तर की ओर खिसकाव कारण अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। फलतः विषुवतीय यानी कि पछुआ पवनों का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्नदाब क्षेत्रों की ओर होने लगता है और अंततः दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के सहारे उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ सक्रिय दिखे जाते हैं। क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित करने में इनकी अहम भूमिका होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिण पर होने पर निम्न वायु दाब क्षेत्र उच्च वायु दाब क्षेत्र में बदल जाता है। फलतः उत्तर पूर्व व्यापारी पवनें पुनः प्रभावी रूप में गतिशील हो जाती है। जेट स्ट्रीम
यह ऊपरी वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह की प्रणाली है जो वायुमंडल के मौसम से ही प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून यानी शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति की मदद मिलती है। शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरे दिशा की ओर प्रवाहित होती रहती है और जब यह तिब्बत के पठार पर पहुंचती है तो अवरोध के कारण दो शाखाओं में, कहाँ याद रखिए कौन, तिब्बत के पठार क्या अवरोध है और दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर पठार के समानांतर बहने लगती है तो दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर चलने लगती है जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी विक्षोभ लाती है। याद रखिए कौन, जो हिमालय के जो शाखा है वही भारत में क्या करता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गर्मी में सूर्य उत्तरायण के समय सभी ताप कटिबंधीय एवं उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार की ओर विस्थापन हो जाती है। इसी कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपरी वायुमंडल में उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव बढ़ जाता है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार क्षेत्रीय मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार पर अधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण यानी कि वायु का गर्म होकर ऊपर उठना क्षोभ मंडल की परतों में विकसित उच्च वायु दाब केंद्र होता है। ठीक है, उच्च वायु दाब केंद्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिण हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवाएं ही उष्ण कटिबंध जो पूर्वी जेट स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु का अवरोहण से उच्च वायु दाब का विकास होता है। यहाँ से चलने वाली दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती है तो कोरियालिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है तथा भारतीय उपमहाद्वीप के तट से टकरा कर वर्षा करती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। एल नीनो और भारतीय मानसून, देखिए दोस्तों ये आपको पीटी प्लस मेंस के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एल नीनो आपको डायरेक्ट आपको पीटी में भी पूछा जाता है और मेंस में भी एल नीनो के प्रभाव से क्या क्या हो सकता है भारत में और मौसम इसे क्या असर पड़ता है, मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र, इंपॉर्टेंट बढ़िया से याद रखे जाइएगा, जो हर क्या ये फैक्ट भी यहाँ पे हर 5 या 10 साल पर प्रकट होती है। याद रखिएगा एल नीनो क्या है, एक जटिल मौसम तंत्र है और 5 से 10 साल में प्रकट होती है। इससे कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम के चरम अवस्था है। देखिए दोस्तों इस बार जो है 2023 में एल नीनो और अल नीनो का ही प्रभाव है कि कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं पे सूखा हो जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे ही बताया गया, देखो कहीं पे क्या होगा, सूखा हो जाएगा, कहीं पे पानी से बाढ़ ही आ जाएगा, कहीं पे मौसम चरम अवस्था में यानी गर्मी एकदम हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। ये क्या है, तो एल नीनो का ही प्रभाव दिख रहा है अभी। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा होता है क्योंकि यह जलधारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में गर्मी का महीना रहता है जो कि हम लोग के पास दिसंबर में एकदम कुल्फी जमाने वाला ठंड रहता है, जो कि पेरू में क्या होता है उसमें एकदम गर्मी पड़ता है। तो भारत में मानसून का लंबी अवधि पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था।
इसके कारण देश के अधिकांश भागों में मानसून का आगमन 5 से 12 दिन देरी से पहुंचा था। ठीक है, इस तंत्र महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटना शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्रीय धारा के रूप में प्रकट होती है। इसे भारतीय सहित अनेक स्थानों के मौसम प्रभावित होती है। एल नीनो भूमध्य सागर उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जलधारा तापमान को कितना 10 सेल्सियस डिग्री को बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो परिणाम क्या है? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक के मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियाँ की संख्या घट जाती है। हिंद महासागरीय यानी कि डायपोल एवं भारतीय मानसून। तो गर्मी के दिनों में हिंद महासागर के जलीय सतह पर दो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है। हिंद महासागरीय डायपोल की संज्ञा दी जाती है। हिंद महासागरीय डायपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हिंद महासागरीय डायपोल को भारतीय नीनो के नाम से जाना जाता है। यह एल नीनो को प्रभावित करता है जिससे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, भारतीय मानसून प्रभावित होता है। हिंद महासागर में डायपोल मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक में सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल तथा नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल। तो सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर तथा तापमान पूर्वी हिंद महासागर के समान तापमान से अधिक होता है। सकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल की स्थिति में उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर तापमान सामान्य तापमान से कम तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागरीय तापमान समान तापमान से क्या होता है, अधिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। नकारात्मक हिंद महासागरीय डायपोल भारतीय मानसून के लिए प्रतिकूल स्थिति का निर्माण करता है। मतलब प्रतिकूल मतलब खराब स्थिति होता है, अनुकूल रहता तो अच्छा माना जाता। मानसून विच्छेद, गैप ऑफ मानसून किसे कहते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून अवधि के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा रुक जाता है तो ऐसी स्थिति को मानसून विच्छेद कहने का तात्पर्य है कि एग्जाम्पल समझिए, मान लिए कि एक सप्ताह क्या हुआ, कंटिन्यू वर्षा हुआ और क्या किया, बीच में 2 दिन का गैप ले लिया। अब फिर क्या हुआ, आपको तीसरा दिन बारिश हुआ। तो जो 2 दिन ये गैप हुआ है उसी को क्या कहते हैं, मानसून विच्छेद। मतलब 2 दिन गैप हो गया, मतलब मानसून यहाँ पे टूट गया, विच्छेद हो गया। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, संज्ञा दी जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले इस विच्छेद के पीछे अलग अलग कारक उत्तरदायी थे। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपना अभी तत्काल बिहार में भी देख लीजिए, उधर क्या हुआ था, 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू बारिश हुआ था, फिर बीच में 2-3 दिन गैप हो गया, फिर बारिश 1 दिन हुआ। तो उसी जो गैप हो रहा है उसी को क्या करते हैं, मानसून विक्षोभ कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज समझिएगा तो बहुत जल्दी समझ जाइएगा आप लोग, और बुक के लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। हम जो बताए हैं बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ समझे कि नहीं आप लोग, कि हम जो समझाए हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इतना ईजी लैंग्वेज समझा दिए हैं आप लोग कि मानसून विच्छेद क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनें तट के समानांतर प्रवाहित होना, उत्तर भारत के मैदानी में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी, राजस्थान में वायुमंडल के निचली परतों में तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के
आरोहण को बाधा उत्पन्न होना, ये सब आपको इसका कारण है। अब आ रहा है मानसून निवर्तन, यानी कि रिटर्निंग मानसून। अक्टूबर या नवंबर में मानसून को पीछे हटना या लौटने का सम्मान को मानसून का निवर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जून से लेकर सितंबर तक क्या होता है, बारिश होती है। अक्टूबर से नवंबर में बारिश के पीछे हटना या ये क्या कहलाता है, तो मतलब कि बारिश जो है आपको ये खत्म हो रही है, और या पीछे लौटना मतलब बारिश को अब आपको अक्टूबर यहाँ से अब शीत ऋतु स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ बारिश होने की संभावना अब न रहेगी। ठीक है, इसी के कहने तात्पर्य है मानसून, सीधा सिंपल सी है। सितंबर के अंत में सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। फलतः गंगा के मैदान में निर्मित निम्न वायु दाब पेटी के दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देता है, जिससे कारण दक्षिण पश्चिम मानसून कमज़ोर होने लगता है और दिसंबर के मध्य तक आते आते निम्न वायु दाब का भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से हट जाता है। याद रखिएगा, जो भी मानसून बारिश वारिश होता है वो निम्न वायु दाब के कारण ही होता है। अगर निम्न वायु दाब का केंद्र जैसा ही टूटा वैसा ही बारिश धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। ग्रीष्म ऋतु अब आ गया। मार्च में सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर विस्थापन के साथ ही उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगता है, जिससे कारण अप्रैल मई जून माह में उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु का स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के समय भारत के अधिकांश भागों में तापमान लगभग कितना रहता है, आपको 30 से 32 सेल्सियस तक पाया जाता है, जबकि मई माह में ताप की पेटी उत्तर की ओर खिसकाव कारण उत्तर पश्चिम भारत में 48 सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। प्रायद्वीपीय भारत पर समुद्री समकालीन प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी दक्षिण भारत का तापमान उत्तर भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रहता है। इस प्रकार दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु में मृदु होती है, जिसका तापमान लगभग 26 से 32 सेल्सियस के बीच रहता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन है, ब्रियावली यानी कि बीकानेर के राजस्थान। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन है, तो याद रखिए कौन, ब्रियावली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में मार्च से जून के मध्य सूर्य के लंबवत किरणों का उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि तथा दाब में कमी के साथ ताप कटिबंध का भी भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर विस्थापन होता है, जिससे कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी भारत में उत्तरी मैदान के हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन हो जाता है। फलतः भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में अधिक तापमान होने के कारण निम्न वायु दाब केंद्र का विकास होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के पूर्व निम्न वायु दाब के केंद्र में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में लू कहलाता है। याद रखिए, जो हवा चलता है उसमें उस समय याद रखिए पूर्व के समय उस समय क्या होता है, आपको राजस्थान उत्तर प्रदेश से लू कहते हैं। इस मैदान के पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में क्रमशः याद रखिए, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। असम में बारडो इचिला व उड़ीसा में नार्वेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है। सब जगह सब राज्य में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में लू जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी, असम में इसको बारडो इचिला और उड़ीसा में नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आम्र वर्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून का बौछार पड़ती है, जो केरल के तटीय कर्नाटक में एक आम
बात है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों की जल्दी पकने में सहायक होता है। फूलों का बौछार, यह वर्षा मूल रूप से केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्र में जो कहवा के फूलों को खिलने में मदद करती है। यह काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में इसे बैसाख के महीने में शाम में चलने वाली भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम पर काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय पटसन चावल के लिए यह पवनें अच्छी हैं। असम में इन तूफानों को बडोई चीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लू, उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म पीड़ादायक पवन दिल्ली एवं पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। ठीक है। दिल्ली और पटना के बीच क्या होता है, इनकी तीव्रता अधिक होती है। जब कभी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण निम्न वायु दाब के केंद्र में आर्द्र वायु अवरोहण होता है तो तब विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा ही केरल में आम्र वर्षा यानी आम के जल्दी पकने में सहायक, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम जो यह ग्रीष्म ऋतु में समाप्ति के समय घटती है। वर्षा ऋतु तो जून से सितंबर के बाद भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें प्रद्वीपीय भारत के दक्षिण छोर से टकराकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की शाखा को आगे चलकर तीन उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली उपशाखा पश्चिमी घाट तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करती है, प्रद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। दूसरी उपशाखा नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है। तीसरी उपशाखा अरावली पर्वतों के समानांतर बिना वर्षा किए बहुत कम मात्रा में वर्षा करते हुए सीधे पंजाब हरियाणा के मध्य केंद्र वाले मैदान की ओर चली जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे दो उपशाखाओं में बढ़ जाती है, जो कि पहली शाखा क्या है अरब सागर, दूसरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्रों में मिल जाती है, जबकि दूसरी उपशाखा उत्तर पूर्वी राज्यों के पूर्वी क्षेत्रों में टकराते हैं तथा वर्षा होते हुए सेंटेक्सियल बेट जो पूर्वी हिमालय से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करते हुए पंजाब के मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवने के समानांतर प्रवाह के कारण ग्रीष्म ऋतु के समय मानसून वर्षा नहीं होती है। खासी पहाड़ी दक्षिण में मोंसीराम मेघालय विश्व का अधिक वर्षा करता है। याद रखिएगा मोंसीराम तो है ही है दूसरा, लेकिन पहला हो जाएगा मेघालय कौन, चेरापूंजी। याद रखिए कौन, चेरापूंजी है। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है, याद है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में। ठीक है। अब यह दो केंद्र शासित प्रदेश में हो गया, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। वर्षा का वितरण तो भारत में औसत वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं उप हिमालयी क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ जैसे खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कुछ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी एवं सीमावर्ती में यह 200 सेंटीमीटर से कम होती है। मध्य वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वी तमिलनाडु, गुजरात,
भाग उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप उड़ीसा सहित बिहार के झारखंड गंगा। उत्तरी मैदान कछार घाटी मणिपुर शामिल है। यहाँ वर्षा के 100 से 2 सेंटीमीटर बीच होती है। न्यू वर्षा वाले क्षेत्रों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्कन और पठार है। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये बहुत कम है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कुछ क्षेत्रों, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पे यह 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, एक आता है आपको छाया क्षेत्र, जो 25 सेंटीमीटर से अगर जहाँ कम वर्षा होती है वह दोस्तों उसको क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शरद ऋतु तो सितंबर से दिसंबर के मध्य सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी के साथ साथ दाब में वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण सितंबर माह के मध्य ही पंजाब, हरियाणा के मैदान में उच्च वायु दाब के केंद्र का विकास होने के कारण मानसूनी पवनें लौटना प्रारंभ कर देती है। इसी के मानसून का लौटना कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, क्या लौटना कहते हैं। इस समय ताप कटिबंध के साथ मानसूनी द्रोणी का भी दिशा की ओर विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम यानी तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है तथा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय प्रायद्वीपीय से प्रभाव कम होने लगता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के अनुकूल दशाएं बन जाती है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का आरंभ समांतर नवंबर माह के मध्य होता है तथा जनवरी एवं फरवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 सेल्सियस से कम रहता है। दिन की अपेक्षा रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तथा पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री के से नीचे हो जाता है। शीत ऋतु में भारत सबसे ठंडा स्थान द्रास जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, शीत ऋतु में उत्तर भारत सबसे अधिक ठंडा पड़ने वाला 3 कारण है। तो राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु से प्रभावित रहती है। हिमालय से निकटता तथा उसकी श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान के ठंडी पवनें शीतलहर लाती है। फलतः उत्तर पश्चिम भागों में तापमान कमी के साथ साथ पाला एवं कोहरा भी उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवेश करते हैं। यह भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं तथा भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रभाव द्वारा होता है। यह विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शीतकालीन में रात्रि के तापमान में वृद्धि एवं विक्षोभों के आने से पूर्व संकेत माना जाता है। अपने प्रवाह क्रम में भूमध्य सागर के अतिरिक्त कैस्पियन सागर से भी आर्द्र ग्रहण करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। ठीक है, रबी फसल क्या है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, आपको खरीफ फसल क्या है, आपको तो जून जुलाई में बोई जाती है तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है तथा हिमालय के अधिकांश भागों में इनके कारण ही हिमपात होती है। समुद्र के समकारी प्रभाव एवं भूमध्य रेखा के निकटता के कारण प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है, जैसा कि उत्तर भारत में देखने को मिलता है। शीतकाल में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। क्या शीतकाल में क्या पवनें इंपॉर्टेंट है,
पवनें अस्तल समुद्र के चलते, जिसके कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं करती है, क्योंकि उनमें नमी की कमी होती है एवं स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है। स्थल समुद्र की ओर चलेगा तो होगा नहीं, समुद्र से स्थल की ओर चलता तो समुद्र से नमी लाता तो स्थल और बारिश होता। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ जाइए आप लोग। दिसंबर से मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में रहता है, जिससे कारण उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र का विकास होता जाता है तथा उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान में विस्तार हो जाता है, जिसके प्रभाव से ही पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में तीव्र गति, कम समय तथा सीमित क्षेत्रों में वतागड़ी वर्षा होती है। शीतकाल में होने वाली इस वर्षा को मावट कहते हैं। क्या? शीतकाल में होने वाली इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा यह रबी के फसल के लिए लाभदायक होती है। दूसरी तरफ लौटते मानसून पवनों बंगाल की खाड़ी में जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तट पर क्या होता है? वर्षा कराती है। कहने में लौट बंगाल की खाड़ी आपको इस साइड मान ली कि ये मेरा क्या भारत है, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ गया, तमिलनाडु यहाँ है। लौटते हो क्या? बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण किया, यहाँ पे क्या हुआ? बारिश करा दिया। जलवायु का वर्गीकरण। तो भारत का जलवायु मानसूनी प्रकार के है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं में समरूपता होती है, जो जलवायु कारकों के संयुक्त प्रभाव को उत्पन्न होती हैं। तापमान तथा वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों का निर्माण माना जाता है। जलवायु वर्गीकरण का अनेक पद्धति है, जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। याद रखिए कोपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी आपको 68 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के हेतु तापमान एवं वर्षा का आधार बनाया है। कोपेन पद्धति के आधारित भारत के जलवायु के प्रमुख वर्गीकरण निम्नलिखित है। देखिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्रुवीय प्रकार जो आपको जम्मू कश्मीर सब क्या है, आपको ई में आता है, ठीक है। और आपको ये राजस्थान का जो स्टेपी एरिया है आपका BSHW में आते हैं, या इनका कोड दिया हुआ है, ठीक है। शुष्क ऋतु जो कि ऋतु वाला मानसूनी पर क्या CWG में आता है, जो कि हम लोग बिहार जो है वो CWG के ही अंतर्गत आता है। लघु सीमा जो ठंडी आर्द्र, ये आपको अरुणाचल प्रदेश का DFC में आता है। क्या? DFC के अंतर्गत आता है। उसके बाद और शुष्क स्टेपी जो कितना BS यानी महाराष्ट्र के एरिया जो है क्या है BSHW के अंतर्गत आता है। आपको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सब एरिया क्या है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ इसे आपको AW के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये आपको जो अरब सागर है वो आपको AMW के अंतर्गत आता है। जो तमिलनाडु एरिया है वो ASW के अंतर्गत आता है। इसका दोस्तों देखिए प्रकार देख लीजिए, जलवायु एवं प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछा, पिछला बार 60 पूछा गया था, 69 भी यहाँ से 1 नंबर जलवायु से होगा ही। ये आप लोग कंप्लीट देख लेते तो आपको 1-2 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। AMW क्या है? एक लघु शुष्क ऋतु वाला क्षेत्र, इसमें गोवा के दक्षिण एवं भारत के पश्चिमी तट आते हैं। AW यह क्या है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, यह तमिलनाडु एवं कोरोमंडल क्षेत्र। कौन? AS में क्या है? तमिलनाडु एवं कोरोमंडल। AW जो उष्णकटिबंधीय सामान्य प्रकार है, ठीक है। ये कर्क वृत्त के दक्षिण प्रद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग इसमें आते हैं। BSHW जो अर्ध शुष्क स्टेपी जल, यह उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान तथा पंजाब क्षेत्र आते हैं। और BWHW जो गर्म है, ये आपको राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग आते हैं। CWG जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून है, यह गंगा का मैदान, पूर्वी
राजस्थान, उत्तरी मध्य एवं प्रदेश एवं उत्तर भारत का अधिकांश प्रदेश, याद रखिए। CWG में ही बिहार आता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। DFC जो कि लघु, ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ई ध्रुवीय प्रकार, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड आता है ई ध्रुवीय में, ठीक है। मानसून संबंधित अनुसंधान कार्य से लगे संस्था, ठीक है। भारतीय मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय मौसम विभाग क्या है, नई दिल्ली में है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान कहाँ है, पुणे में स्थित है। मध्य दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र कहाँ है, नोएडा में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री, आपको हैदराबाद में है, इस समुद्री याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र कहाँ है आपको, तो हैदराबाद में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग कहाँ है, अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर मैथमेटिक्स मॉडलिंग एंड कंप्यूटराइज समझ कहाँ, बेंगलुरु में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर में है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में है। दो जगह याद रखिएगा आप लोग, दो में जो ऑप्शन हो मार दीजिएगा। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी आपको खड़गपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बेंगलुरु में और कानपुर में भी है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ, बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु में है, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहाँ है, पुणे में है। विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ, कोची में है। विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ, कोची में। आंध्र विश्वविद्यालय कहाँ, विशाखापट्टनम में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी में है। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक, स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक, अक्षांश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा के उत्तर में भारत के उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में तथा दक्षिणी भाग क्या उष्ण कटिबंधीय में आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत जो है वो कर्क रेखा के उत्तरी, जो उत्तर वाला भाग जो क्या शीतोष्ण होता है और दक्षिण वाला भाग जो उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण उष्ण कटिबंधीय पूरे वर्ष ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा की दूरी होने के कारण उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत की अवस्थिति, तो हिमालय पर्वत अपने विस्तार एवं ऊंचाई के कारण एक प्रभावी जलवायु विभाजक कार्य करता है। यह पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से बचाती है तथा मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा के कारण बनता है। ठीक बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल तथा स्थल का विवरण, तो भारतीय भूभाग 3 तरफ सागरों से घिरा हुआ है तथा इसके उत्तर की ओर अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। जल एवं स्थल इस विभेदित तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप भिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित होते हैं। यह वायुदाब प्रदेश मानसूनी पवनों के उत्क्रमण के कारण बनते हैं। समुद्री तट से दूरी और लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेश में समकारी जलवायु पाई जाती है, जबकि आंतरिक भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं तथा यहाँ पे विषमकारी जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडी होते हैं। एक ही अक्षांश पर अवस्थित आगरा 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग 4 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उच्चावच, भारत के भौतिक स्वरूप तथा उच्चावच में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो तापमान वायुदाब पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा विवरण को प्रभावित करता है। वायुदाब तथा पवनों से जुड़े कारक, तो वायुदाब तथा पवनों का धरातल पर वितरण है। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारकों का विभिन्न वायु सहनतिया एवं जेट प्रवाह के अंतर्गत द्वारा उत्पन्न वायु संचरण है।
वायु संचरण है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा अनुकूल है। चलिए दोस्तों, यह वीडियो चैप्टर जो है आपको चैप्टर 5 क्या हुआ आपको जलवायु, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए इसका हम लोग अभ्यास सेट देख लेते हैं, जो चैप्टर 5 में जो पढ़े हुए हैं, इसका फैक्ट एंड जो कंसेप्ट पढ़े उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आईएएस और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया, वहाँ से क्वेश्चन ये लिया गया है। और देख लेते हैं कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन सोल्व होता है। चलिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर की विशेषता होती है। नहीं, ये तो हम लोग नहीं पढ़े हैं। इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर के प्रभावित करता है, बिल्कुल ये सही है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। आईएएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देख लीजिए 2000 में क्या हुआ, 44वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। तो जाड़े के मौसम में याद रखिए तमिलनाडु मिलती है, कि बी हो जाएगा आंसर। क्यों बी होता है तो याद रखिए, आपको बताए हैं हम लोग कि जब बारिश क्या होता है, लौटता है तो क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से क्या नमी प्राप्त करता है और क्या है तमिलनाडु में आकर वर्षा कराती है। आप लोग बता दिए गए हैं। दक्षिण यूपी पीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखिए सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। क्या सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। निम्न कथनों विचार करना है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बिल्कुल मानसूनी देश तो भारत है, कोई डाउट नहीं है। उच्च हिमालय से जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, ये और दोनों सही है, एक सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसलिए हम आपको बोलेंगे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको बीपीएससी उठाता है। नीचे वक्तव्य दिए गए कथन एवं कारणों में कौन सही है। तो गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चलने वाली मानसून घटती हुई मिलेगी, बिल्कुल सही है। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर ही बढ़ता आर्द्रताधारी मानसून पवनें ऊंची होती जाती है, बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 7 का मिलान करना है। सुमेलित कीजिए सर, नीचे दिए कूटों का मिलान कीजिए। तो इसका कूट देख लीजिए कौन सा कूट है। चलिए दोस्तों इसका मिलान कर लेते हैं। कोलकाता के अपेक्षा चेन्नई का अधिक गर्म यहाँ क्या होता है, तो समुद्र के दूरी कारण, हिमालय में हिमपात अक्षांश के कारण, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते हुए कम वर्षा, उत्तरी पूर्वी मानसून, और सतलुज गंगा एवं शीत कुल वर्षा क्या हो जाएगा आपको, पश्चिमी दाब, ठीक है। तो इसका मिला के कुल हो जाएगा आपको आंसर हो जाएंगे इसका 7 का सी, ठीक है। ए का 5 हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है वह है आपको उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है। क्या है उत्तर पूर्व मानसून,
पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों अधिक प्रभावित करती है। भारत में पूर्वी तट तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं को मेखला में पड़ता है। ठीक है, ये और दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में। मानसून शब्द की उत्पत्ति क्या है? अरबी भाषा से हुआ है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव समानता होते हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून में प्रभाव समानता होते हैं। दक्षिण पश्चिम और से उत्तर पूर्व निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र है? तो लेह सबसे सूखा क्षेत्र है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर मानसून का घटती है, सही है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व की ओर पूर्व पश्चिम की ओर घटती है, बिल्कुल ए और दो सही है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई भिन्नता का कारण होता है। ऊंचाई भिन्नता का कारण भारत सर्वाधिक मुख्यतः वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो तमिलनाडु को आम्र वर्षा है। आम के बौछार के कारण, आम के फसल का आंसर, आम के फसल कारण हो जाएगा आंसर। चेरापूंजी कहाँ है? आपको मेघालय में है। सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके हम लोग आएंगे, तो आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा और अपना बीपीएससी के लिए कॉन्फिडेंस को एकदम हाई कीजिए। चलिए, वीडियो समाप्त यहीं पे होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।